क्या हाल है दोस्तों? लाइक बटन दबाना न भूलें, एक टिप्पणी छोड़ें, वीडियो को हाइप करें और अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब करें और परिवार में शामिल हों। यह साहसी लोगों का जागरण समारोह है और सभी लोग सबसे अच्छा हथियार पाने के लिए दौड़ पड़ते हैं इससे पहले कि राक्षस आ जाएं। वे लड़ते और बहस करते हैं जैसे उनकी जान उसी पर निर्भर हो। कुछ ऐसा पाने के लिए बेताब होते हैं जो उन्हें एक मौका दे सके। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच एक व्यक्ति है जो बस शांत खड़ा रहता है, पूरी तरह से आराम से। वह सबके शांत होने का इंतजार करता है, फिर बचे हुए हथियारों के बीच से गुजरता है और सबसे साधारण कमजोर चीज चुनता है, एक साधारण खंजर। बाकी लोग उस पर हंसते हैं, ये निश्चित मानते हुए कि वह ऐसे बेकार हथियार के साथ कभी अच्छा वर्ग नहीं पाएगा। लेकिन जिनफ्री उन्हें नजरअंदाज करता है। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। जब राक्षसों की भीड़ आती है तो साहसी लोगों के पास जितना संभव हो उतने को हराने के लिए 5 मिनट होते हैं। हर दिशा से उड़ने वाले राक्षस आते हैं और जब सब घबरा जाते हैं हमारा मुख्य पात्र तुरंत प्रतिक्रिया करता है। उसे उनके कमजोर स्थान पता है और वह पहले राक्षस को एक ही बार में गिरा देता है, जिससे वही साहसी लोग चौंक जाते हैं जिन्होंने उसे 1 मिनट पहले मजाक उड़ाया था। बाकी लोग आखिरकार कुछ हिम्मत जुटाते हैं और लड़ाई शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश एक को भी गिराने में संघर्ष करते हैं। इस बीच जिमफ्री हर हमले को आसानी से चकमा देता है और उड़ते हुए जानवरों को एक के बाद एक गिरा देता है। 5 मिनट के बाद राक्षस गायब हो जाते हैं और साहसी लोगों को उनके द्वारा मारे गए राक्षसों की संख्या के आधार पर वर्ग विकल्प दिए जाते हैं। उनमें से कई कुछ भी नहीं मार पाए और कोई वर्ग नहीं चुन सकते। बेशक जिनफ्री ने सबसे अधिक राक्षसों को हराया, इसलिए उसके लिए हर वर्ग उपलब्ध है। हर कोई उम्मीद करता है कि वह तलवारबाज या समनर, जिन्हें सबसे मजबूत वर्ग कहा जाता है, चुनेगा, लेकिन वह उन्हें फिर से चौंका देता है जब वह सिंथेसाइजर वर्ग चुनता है, जिसे व्यापक रूप से बेकार माना जाता है। जिनफ्री बस मुस्कुराता है। वह अपनी इन्वेंट्री खोलता है और उड़ने वाले सेंटीपीड से इकट्ठा की गई वस्तुओं को अपनी साधारण खंजर के साथ मिलाता है। परिणाम सभी को स्तब्ध कर देता है। उसकी संश्लेषण सफल होती है और वह सबसे घातक खंजर सेंटीपीड प्राप्त करता है। ये जिनफ्री को मिलने वाला पहला छुपा हुआ उपकरण है और जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं, वह वास्तव में एक अनुभवी गेमर है जिसने इस खेल को अनगिनत बार हराया है इससे पहले कि वह इसके अंदर आ गया। इसलिए उसे सभी छुपे हुए उपकरणों और उन्हें बनाने के तरीके की पूरी जानकारी है। हमारा लड़का सोचता है कि जबकि अधिकांश साहसी मानते हैं कि ताकत स्तरों और वर्गों से आती है, असली रहस्य विशेष हथियारों में है जिन्हें छिपे हुए रैंक उपकरण कहा जाता है। ऐसे आइटम जो शक्ति को साधारण सीमाओं से परे बढ़ा सकते हैं। वह मुस्कुराता है, ये जानते हुए कि यह तलवार महानता की ओर उसका पहला कदम है। दृश्य एक जीवंत शहर की ओर बदलता है जहां नए साहसी गियर खरीद रहे हैं। वह ग्राउंड 1 के केंद्रीय शहर रोग बिगिनर की गलियों से गुजरता है। हर कोने को ऐसे पहचानता है जैसे वह पहले भी वहां रहा हो। कोई उसे एक सेब देता है और जब वह उसे खाता है तो वह अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। उसके पास पहले से ही उसकी पहली छुपी हुई रैंक की हथियार है, लेकिन उसे अभी भी और मजबूत होना है। खेल की संरचना को याद करते हुए उसे पता है कि 7 महाद्वीप हैं। प्रत्येक में एक एस रैंक का डंगोनन है जिसे एक शक्तिशाली बॉस द्वारा संरक्षित किया गया है। जीतने के लिए साहसी लोगों को इन सभी 7 बॉसों को हराना होगा। हालांकि उसके वर्तमान स्तर पर यह असंभव है, इसलिए वह तुरंत एक डंगोनन में जाकर स्तर बढ़ाने का निर्णय लेता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है, ये सोचते हुए कि ज्यादातर लोग आमतौर पर एफ रैंक के डंगोनन से शुरू करते हैं, लेकिन अगले ही पल उसके सामने एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल प्रकट होता है जो सीधे सी रैंक के डंगोनन की ओर ले जाता है। स्क्रीन पर एक संदेश चमकता है जिसमें नाम दिखता है द वुडमैन्स फॉरेस्ट और उद्देश्य है बॉस मॉन्स्टर को हराना। चमकते हुए पोर्टल के सामने खड़े होकर उसे एक सिस्टम नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें चेतावनी दी जाती है कि एक बार अंदर जाने के बाद वह मिशन पूरा होने तक बाहर नहीं आ सकता। गहरी सांस लेते हुए वह अंदर कदम रखता है। वह ध्यान से चारों ओर देखता है, याद करते हुए कि इस जगह पर सामान्यतः जीवित रहने के लिए 17 से 30 के बीच का स्तर चाहिए। अपनी शुरुआती उपकरण और स्तर 1 के आंकड़ों के साथ वह जानता है कि वह बहुत जोखिम उठा रहा है। एक सरसराहट की आवाज उसकी ध्यान खींचती है और एक स्तर 17 का शैतानी पौधा राक्षस प्रकट होता है। बिना हिचकिचाए वह अपनी सेंटीपीड तलवार निकालता है और स्तर के अंतर को मापता है। उनके बीच 16 स्तर का अंतर है। यह जोखिम भरा है लेकिन असंभव नहीं। वह खुद को याद दिलाता है कि एक वार घातक हो सकता है। प्राणी के तंतु उसकी ओर लपकते हैं, लेकिन वह समय पर बच जाता है, खेल से याद किए गए हमले के पैटर्न पर निर्भर करते हुए। एक मौका देखकर वह आगे बढ़ता है, कमजोर स्थान पर वार करता है और अपनी शार्प आई स्किल को सक्रिय करता है। राक्षस तुरंत मर जाता है। एक सिस्टम संदेश चमकता है, उसे सूचित करता है कि वह एक ही हत्या में स्तर 1 से 10 तक बढ़ गया है। अपने आंकड़े जांचते हुए वह एचपी और एमपी में एक बड़ा उछाल देखता है। साथ ही प्रत्येक स्तर पर 5 आंकड़ा अंक प्राप्त होते हैं। वह सभी 45 अंक रक्षा में डालता है, इसे 72 तक बढ़ाता है। आभारी होकर वह अपनी खंजर को देखता है, ये महसूस करते हुए कि इसने उसे कितनी शक्ति दी है। इस ताकत के साथ उसे विश्वास है कि वह बी रैंक के कालकोठरी का भी सामना कर सकता है। हालांकि उसने अभी तक अपनी खंजर का पूरा उपयोग नहीं किया है। अपने आप से मुस्कुराते हुए वह उस कालकोठरी में और गहराई में जाने का निर्णय लेता है जहां बॉस उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है 3 स्तर 23 के नोयर सांप प्रकट होते हैं, उसे घेर लेते हैं। वह उन्हें मिड बॉस राक्षस के रूप में पहचानता है और याद करता है कि एक साथ 3 का सामना करने की संभावना 1% से भी कम है। इससे पहले कि वह और कुछ सोच सके, एक सांप हमला करता है। वह बच जाता है, बड़बड़ाते हुए कि उनकी गति और आक्रामकता बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसे याद है। एक और पीछे से झपटता है और वह मुश्किल से बचता है। 2 और एक साथ हमला करते हैं, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करते हैं। वह भारी सांस ले रहा है। वह खुद को शांत करने के लिए मजबूर करता है, खुद को याद दिलाता है कि वह उनके पैटर्न और कमजोर स्थानों को जानता है। वह ऊंचा कूदता है ताकि वार कर सके, लेकिन एक सांप अप्रत्याशित रूप से दूसरे को ढाल देता है, अपने साथी के लिए वार सह लेता है। हमारा लड़का यह देखकर स्तब्ध है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले कि वह संभल सके, उनमें से एक पीछे से उसके कंधे में काट लेता है। वह दर्द से चिल्लाता है, लेकिन किसी तरह पलट कर वार करता है, उसे तुरंत मार डालता है। सिस्टम उसे सूचित करता है कि वह स्तर 13 पर पहुंच गया है। हाँफते हुए वह अपने आंकड़े जांचने के लिए बैठता है। उसका एचपी मुश्किल से 8 अंक है और उसे एहसास होता है कि उसकी उच्च रक्षा ने बचा लिया है।
उसका जीवन। उसने अपनी सारी क्षमताएं रक्षा में इसलिए डाली ताकि वह इस काल कोठरी में एक ही वार में न मारा जाए। बाकी सांप हमला करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक सूचना आती है कि सेंटीपीड तलवार की दूसरी क्षमता अनलॉक हो गई है। इसके साथ ही उसकी फुर्ती 19 अंकों से बढ़कर 190 हो जाती है। कुछ ही सेकंड में वह दोनों सांपों का सिर काट देता है। तलवार की नई क्षमता फुर्ती सक्रिय हो गई है, जो उसे मौत के करीब होने पर उसकी सामान्य गति से 10 गुना अधिक गति देती है। अपने कांपते हाथों को देखते हुए वह बड़बड़ाता है कि वह अभी नहीं मर रहा है। उसका स्तर जल्द ही 13 से 17 तक बढ़ जाता है, यह दिखाते हुए कि वह केवल एक लड़ाई में कितना बढ़ गया है। बाद में वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम करता है, थका हुआ और गर्वित महसूस करता है। उसे पता है कि अब उसका स्तर इतना ऊंचा है कि वह काल कोठरी को साफ कर सकता है। हालांकि वह उपचार के बारे में सोचता है। वह इसके खिलाफ फैसला करता है, क्योंकि अगर उसकी सेहत ठीक हो जाती है तो उसकी गति का लाभ गायब हो जाएगा। इसके बजाय वह अपने अनुभव पर निर्भर करने और नुकसान से बचने की योजना बनाता है। जैसे जैसे समय बीतता है वह आसानी से लड़ाई करता रहता है और राक्षसों को हराता रहता है। उसके चारों ओर लाशें जमा हो जाती हैं। जब वह जंगल में और गहराई तक जाता है, वह अंतिम बॉस का सामना करने से पहले एक और छिपी हुई वस्तु के लिए सामग्री इकट्ठा करने का निर्णय लेता है। जिन वस्तुओं की उसे आवश्यकता है उनमें पानी, कांटेदार बेल, अम्लीय बेरी, कैटरपिलर, कंकाल जेली पत्ते और अन्य शामिल हैं। वह मानता है कि डी रैंक आइटम के लिए भी सूची लंबी है। जैसे ही वह मेहनत की शिकायत करता है, एक भालू राक्षस पीछे से उस पर हमला करता है। बिना हिचकिचाए वह उसे मार देता है और उसके शरीर पर बैठकर आह भरता है कि अनुभव एक खेल के लिए बहुत वास्तविक लगता है। फिर भी वह जानता है कि शिकायत करने से कोई मदद नहीं मिलेगी। वह खड़ा होता है और खुद से कहता है कि बॉस के आने से पहले सामग्री इकट्ठा करता रहे। उस कुछ समय बाद वह एक झरने के किनारे पर पहुंचता है। पहले ही 2 सामग्री इकट्ठा कर लेने के बाद वह तीसरी के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। तभी एक परिचित आवाज उसका नाम पुकारती है। वह चौंक कर पीछे मुड़ता है और लोगों के एक समूह को अपनी ओर आते हुए देखता है। जैसे ही वे करीब आते हैं, वह आश्चर्य से महसूस करता है कि वे उसके अपने गांव के लोग हैं। उनमें से एक पीले बालों वाला एक आदमी जिसका नाम जूलियस है, उसे ऐसे खतरनाक जगह पर आने के लिए मजाक उड़ाता है। वह उसके साधारण सिंथेसाइजर गियर पर हंसता है और उसे एक गरीब हारा हुआ व्यक्ति कहता है जो अभी भी शुरुआती उपकरण का उपयोग करता है। जब उसका दोस्त पूछता है कि क्या हीरो उसका दोस्त है, तो वह आदमी बताता है कि वे केवल एक ही गांव में बड़े हुए हैं और जोड़ता है कि वह वहां का सबसे गरीब था, जिसका पिता मर चुका था और मां बीमार थी। हमारा लड़का चुपचाप खुद से स्वीकार करता है कि आदमी ने जो कहा वह सच है। उसके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वह छोटा था। उसकी मां बिस्तर पर है और उसकी छोटी बहन उनकी देखभाल करती है। साहसी बनना ही उसके लिए पैसे कमाने और उनका समर्थन करने का एकमात्र तरीका था। यह महसूस करते हुए कि उसे नजरअंदाज किया जा रहा है, पीले बालों वाला आदमी गुस्से में आ जाता है। वो उसे कॉलर से पकड़ लेता है, धमकी देता है कि वह उसे वैसे ही पीटेगा जैसे बचपन में करता था। इससे पहले कि हमारा लड़का प्रतिक्रिया कर सके, एक गहरी गर्जना जमीन को हिला देती है। हर कोई उस आवाज की ओर मुड़ता है और एक विशाल स्तर 31 का बॉस मॉन्स्टर साइक्लोप्स छाया से बाहर आता है। बदमाश का दोस्त उस विशाल मॉन्स्टर को देखकर जम जाता है। पीले बालों वाला लड़का उसे भागने के लिए चिल्लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह साइक्लोप्स का निशाना बन चुका है और उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि उम्मीद थी, वह बॉस के एक ही वार में गिर जाता है। डर के मारे उसका दोस्त जमीन पर गिर जाता है, जबकि हमारा लड़का ध्यान से उस राक्षस का अध्ययन करता है। उसे पता है कि स्तर का अंतर बहुत बड़ा है और साइक्लोप्स की रक्षा उसकी हमलों को बेकार बना सकती है। अचानक बॉस की नजर उस पर पड़ती है। एक सूचना प्रकट होती है जो पुष्टि करती है कि वह राक्षस का लक्ष्य बन गया है और लड़ाई से बच नहीं सकता। अपनी किस्मत को स्वीकार करते हुए वह अपनी सेंटीपीड तलवार निकालता है और लड़ाई के लिए तैयार होता है। जैसे ही साइक्लोप्स फिर से हमला करता है, वह अद्भुत गति से बचता है, जो निष्क्रिय कौशल से बढ़ी हुई है। उसे खेल से हर मूवमेंट पैटर्न याद है और वह तेजी से जवाब देता है। किनारे से देख रहा पीले बालों वाला लड़का हैरान है, क्योंकि वह उसकी गति को मुश्किल से ही देख पा रहा है और सोचता है कि क्या यह शक्तिशाली लड़ाकू वास्तव में वही कमजोर लड़का है जिसे उसने कभी तंग किया था। हमारा लड़का साइक्लोप्स के चारों ओर घूमता है, यह जानते हुए कि केवल दौड़ने से लड़ाई नहीं जीती जा सकती। वह राक्षस के हाथ पर चढ़ता है और वार करने की कोशिश करता है, लेकिन साइक्लोप्स उसे रोकता है और पलटवार करता है। नायक ऊपर कूदता है, गर्दन के पीछे के कमजोर स्थान को निशाना बनाते हुए। हालांकि हमला मुश्किल से कोई निशान छोड़ता है। राक्षस पलटवार करता है, उसे वापस जमीन पर धकेलते हुए। स्तर का अंदर स्पष्ट है और हर बार बचने से उसकी ऊर्जा खत्म हो रही है। फिर भी वह हार मानने से इनकार करता है। साइक्लोप्स के हमलों से बचते हुए उसे एहसास होता है कि उसे स्थिति बदलने के लिए एक मजबूत वस्तु की आवश्यकता है। उसके पास पहले से ही एक विशेष मिश्रण के लिए 3 सामग्री हैं, लेकिन उसे और चाहिए। क्षेत्र को स्कैन करते हुए वह बाकी सामग्री को गुंडे के पास पड़ी देखता है। वह उसकी डरी हुई विरोधों को नजरअंदाज करते हुए दौड़ता है, सामग्री उठाता है और उन्हें मिलाने के लिए पानी की ओर भागता है। तेजी से काम करते हुए वह एक एफ रैंक जहर तैयार करता है, जो पीने पर हर सेकंड एचपी को कम करता है। गुंडा यह देखता है और उसे बताता है कि साइक्लोप्स की जहर सहनशीलता बहुत अधिक है, इसलिए यह कुछ नहीं करेगा। हमारा लड़का उसे आश्वस्त करता है कि उसे पता है कि वह क्या कर रहा है। फिर वह पहले मारे गए नोयर सांप से निकाला गया विष निकालता है और उसे नई सामग्री के साथ मिलाता है, एक शक्तिशाली उच्च ग्रेड जहर बनाता है। वह इसे सीधे अपने सेंटीपीड तलवार में डालता है। पीले बालों वाला लड़का अविश्वास में केवल घूर सकता है जब एक सिस्टम संदेश प्रकट होता है, यह घोषणा करते हुए कि नायक के हथियार ने विषैला गुण प्राप्त कर लिया है। हालांकि हमारा लड़का मुस्कुराता है, क्योंकि वह जानता है कि उसकी खंजर वास्तव में ऐसा ही दिखना चाहिए। जैसे ही साइक्लोप्स फिर से गरजता है, वह शांतिपूर्वक उसका सामना करता है, दूसरे दौर के लिए तैयार। वह उसके हमले से बचता है, उसकी पीठ पर कूदता है और कई बार वार करता है। सर असर दिखाना शुरू करता है। हालांकि राक्षस पहले इसे सहन करता है। कई हमलों के बाद उच्च स्तरीय विष उसकी रक्षा को तोड़ने लगता है। अब कमजोर और लड़खड़ाते हुए साइक्लोप्स खड़ा रहने के लिए संघर्ष करता है। हमारा लड़का उसके कंधे पर चढ़ता है, अपनी ऊर्जा केंद्रित करता है और अपनी खंजर को सीधे उसकी आंख में घुसा देता है। उसकी तेज नजर की कौशल सक्रिय होती है और एक निर्णायक वार में प्राणी को समाप्त कर देती है। एक सिस्टम संदेश जीत की पुष्टि करता है।
उसे सूचित करते हुए कि उसने राक्षस को हराने का अनुभव प्राप्त कर लिया है। पीले बालों वाला लड़का अभी भी कांपते हुए इस पर विश्वास नहीं कर सकता जो उसने अभी देखा है। डरा हुआ वह खुद को समझाता है कि हीरो उसे अगला मार सकता है और घबराहट में भाग जाता है। हमारा लड़का उसे जाते हुए देखता है, भ्रमित लेकिन बेफिक्र। वह अपनी स्थिति विंडो खोलता है और मुस्कुराता है। यह देखकर खुश होता है कि वह फिर से स्तर बढ़ा चुका है। अपने स्टेट पॉइंट्स बाद में असाइन करने का निर्णय लेते हुए वह अपनी इन्वेंट्री चेक करता है और उसे 3500 सोने और साइक्लोप्स का दांत लूट के रूप में मिलता है। संतुष्ट होकर वह कहता है कि अकेले खेलने का सबसे अच्छा हिस्सा है कि सभी इनाम खुद के लिए रखना। वह सोना घर भेजने का निर्णय लेता है ताकि अपने परिवार का समर्थन कर सके। इसके बाद वह एक विशेष वस्तु की खोज शुरू करता है जिसे साइक्लोप्स की आंख कहा जाता है, जो उसे अपनी अगली छिपी हुई वस्तु बनाने के लिए चाहिए। यह देखने में इतना अच्छा नहीं है, इसलिए वह इसे फिलहाल नजरअंदाज करने का फैसला करता है। अपनी इन्वेंट्री बंद करके वह एक और डंगोनन की ओर चलने लगता है। फ्लैट प्लेन्स नामक डी रैंक डंगोनन के प्रवेश द्वार पर वह चुपचाप खड़ा होता है। एक लहर की तरह पुरानी यादें महसूस करता है। यह जगह उसे एक साहसी के रूप में अपने शुरुआती दिनों की याद दिलाती है। उसे पता है कि खेल को पूरा करने के लिए उसे सभी 7 महाद्वीपों में राक्षस स्वामियों को हराना होगा और इसके लिए उसे इस काल कोठरी के अंदर कहीं छिपे हुए रैंक के उपकरण का अगला टुकड़ा खोजना होगा। अंदर वह दिव्य देवी की एक मूर्ति के सामने रुकता है। उसे पता है कि इस परीक्षा को पास करने के लिए साइक्लोप्स की आंख के साथ एक और विशेष सामग्री की आवश्यकता होगी और इसी कारण वह यहाँ आया है। जल्द ही वह कुत्ते जैसे राक्षसों से लड़ते हुए दिखाई देता है। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक एक करके काटता है। लड़ते हुए वह खुद को याद दिलाता है कि उसे लगातार स्तर बढ़ाना है ताकि वह इस दुनिया के हर राक्षस प्रभु को हरा सके और अंततः इसमें शांति ला सके। जैसे ही वह काल कोठरी से गुजरता है उसके विचार उसके परिवार की ओर मुड़ जाते हैं। वह खुद से कहता है कि एक बार जब वह पर्याप्त मजबूत हो जाएगा तो वह अपनी माँ और बहन के आराम से रहने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेगा। जो ग्रामीण कभी उनका मजाक उड़ाते थे वे अंततः चुप हो जाएंगे। अपने चेहरे से खून पोंछते हुए वह खुद से वादा करता है कि वह चाहे कुछ भी हो मजबूत बनेगा। उसकी उपलब्धियों की खबर जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल जाती है। एडवेंचरर्स एसोसिएशन घोषणा करता है कि एक नए एडवेंचरर जिनफ्री वैंड्रेडे, जिनके काले बाल और नीली आंखें हैं, ने बपतिस्मा समारोह के दौरान 33 राक्षसों को मारकर एक रिकॉर्ड तोड़ा है और अब शुरुआती गांव की ओर बढ़ रहे हैं। अगली खबर कुछ संदिग्ध एडवेंचरर्स के बारे में है जो कोबाल्ट पक्षियों का अत्यधिक शिकार कर रहे हैं। काल कोठरी में वापस हमारा लड़का एक और राक्षस को मारता है और नोट करता है कि उसने पहले ही हर अन्य सामग्री इकट्ठा कर ली है सिवाय एक के कोबाल्ट पक्षी का पंख। अजीब बात है कि लंबे समय तक खोजने के बाद भी उसने उन पक्षियों में से एक भी नहीं देखा है, हालांकि वे दुर्लभ नहीं माने जाते। उसे याद है कि प्रत्येक महाद्वीप में 7 काल कोठरियां होती हैं। 6 F रैंक से A रैंक तक होती है और 7वीं एक S रैंक काल कोठरी होती है जिसे एक राक्षस प्रभु द्वारा शासित किया जाता है। कोबाल्ट पक्षी आमतौर पर पहले महाद्वीप के इस डी रैंक काल कोठरी में दिखाई देते हैं जिसमें वह वर्तमान में है, जिससे उनकी अनुपस्थिति संदिग्ध लगती है। कुछ सही नहीं लगने पर वह अपनी तलवार रख देता है और जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकटतम शहर जाने का निर्णय लेता है। बाद में वह शहर में पहुंचता है और एक जनरल स्टोर की तलाश शुरू करता है। वह वहां पूछताछ करने की योजना बनाता है, लेकिन जैसे ही वह स्टोर के दरवाजे पर पहुंचता है अंदर से एक तेज आवाज उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। अंदर कई आदमी डकैती के बीच में है। उनका नेता हंसता है और अपने गिरोह को जाने का आदेश देता है। जैसे ही वे हमारे लड़के को धक्का देते हैं वे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे एक भाग्यशाली शिकार कहते हैं। उन्हें जाते हुए देखकर वह समझता है कि उन्होंने अभी अभी जगह लूटी है। बाहर वह देखता है कि वही आदमी एक छोटी लड़की को सीढ़ियों से धक्का देते हैं, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ता है और उसे जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेता है। चोर उसे देखते हैं लेकिन रुकने की परवाह नहीं करते और जल्दी से चले जाते हैं। लड़की की माँ उसका धन्यवाद करती है और थोड़ी देर बाद दुकान का मालिक आता है चिल्लाते हुए कि वुल्फ पैक गिल्ड ने फिर से उससे चोरी की है। हमारा लड़का पूछता है कि ये वुल्फ पैक्स कौन है और दुकानदार समझाता है कि वे चोरों और शिकारियों का एक गिल्ड है जिन्होंने हाल ही में इस शहर को अपना ठिकाना बना लिया है। नायक ये सुनकर हैरान होता है कि यह समूह वास्तव में मौजूद है। आदमी कड़वाहट से जोड़ता है कि हाल ही में कोबाल्ट पक्षियों का गायब होना भी शायद उन्हीं का काम है। ये महसूस करते हुए कि वे ही कारण हैं कि वह पंख नहीं ढूंढ सका, वह गुस्सा हो जाता है। दुकानदार आगे कहता है कि चोरों को इस बात की परवाह नहीं है कि वे किसे चोट पहुंचाते हैं, यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी, और वह उनके कारण अपनी दुकान बंद करने की योजना बना रहा है। नायक उसे जाते हुए देखता है और घृणा से सिर हिलाता है। उसके लिए एक गिल्ड साहसी लोगों का समूह होना चाहिए जो लोगों की रक्षा करें, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाएं। चोरों द्वारा बर्बाद की गई निर्दोष जिंदगियों के बारे में सोचते हुए और कैसे उन्होंने उसके अपने मिशन में भी हस्तक्षेप किया है, वह खुद उनसे सामना करने का निर्णय लेता है। उसी दिन बाद में वह पास में छिप जाता है और वुल्फ पैक को उनकी सफल चोरी का जश्न मनाते हुए देखता है, जो चोरी किए गए सामान के ढेर से घिरे होते हैं। वह चुपचाप देखता है, सोचते हुए कि कोबाल्ट पक्षी के पंख कहाँ हो सकते हैं। अपनी आंखों से क्षेत्र की खोज करने के बाद वह कुछ जार देखता है जो पंखों से भरे हुए हैं। अब उसे यकीन हो गया है कि वही लोग हैं जिन्होंने पक्षियों को खत्म किया। इससे पहले कि वह अपनी अगली चाल की योजना बना सके, चोरों में से एक उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि वह वहां क्या कर रहा है। हमारा लड़का अपने हाथ उठाता है और बहाना बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी उस पर विश्वास नहीं करता और चाकू लेकर आगे बढ़ता है। हीरो तेजी से बचता है, उसकी टांगों पर वार करता है और गर्दन पर एक साफ प्रहार से उसे बेहोश कर देता है। शोर दूसरों का ध्यान खींचता है। वे अंदर दौड़ते हैं, उसे घेर लेते हैं और उस पर दूसरे गिल्ड का जासूस होने का आरोप लगाते हैं। वह उन्हें बताने की कोशिश करता है कि वह लड़ने नहीं आया है और केवल कोबाल्ट पक्षी के पंख चाहता है, लेकिन जब वे अपने गिरे हुए साथी को देखते हैं तो उनका नेता चिल्लाता है कि उसे मार डालो। ये समझते हुए कि वे नहीं सुनेंगे, हमारा लड़का तलवार तैयार करते हुए एक लंबी सांस लेता है। चोर एक साथ हमला करते हैं। एक चोर अपनी तलवार चलाता है, लेकिन हमारा लड़का उसे आसानी से रोक लेता है और अपनी तलवार के सपाट हिस्से से पलटवार करता है। आदमी के चेहरे पर वार करता है। चोर चिल्लाता है और अपनी नाक पकड़ लेता है। उस पर इसे तोड़ने का आरोप लगाता है। नायक आह भरता है, सोचता है कि उसने उसे मुश्किल से मारा और यह अराजकता अनावश्यक है। वह जानता है कि अकेले पूरे गिल्ड से लड़ना हमेशा परेशानी भरा होता है। अचानक एक और चोर पीछे से हमला करता है, लेकिन वह झुकता है और उसे लात मारता है। नीचे
तीसरा भाला लेकर हमला करता है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है और उसके पेट में मुक्का मारता है, जिससे एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जो एक क्रिटिकल हिट की पुष्टि करता है और उसकी शार्प आई स्किल को सक्रिय करता है। वह आदमी दर्द से कराहते हुए गिर जाता है, जबकि हमारा लड़का धीरे से माफी मांगता है और अगले प्रतिद्वंद्वी की ओर मुड़ता है। वह एक और हमले से बचता है, अपने दुश्मन के चेहरे पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। गिरे हुए चोरों के बीच खड़ा होकर वह कहता है कि उसने कभी उनसे लड़ना नहीं चाहा था। घायल व्यक्तियों में से एक बोलने के लिए संघर्ष करते हुए पूछता है कि वह क्या चाहता है। नायक सरलता से जवाब देता है कि वह केवल कोबाल्ट पक्षी के पंख चाहता है। उसे विचलित देखकर नेता अचानक पीछे से हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का उसे महसूस कर लेता है और वार को रोक देता है। वह उस आदमी को पहचानता है जिसने पहले छोटी लड़की को धक्का दिया था। दोनों लड़ाई की मुद्रा में आ जाते हैं। उसे पता चलता है कि वह आदमी मासोए है, वुल्फ पैक गिल्ड का उपाध्यक्ष, और समझता है कि वह एक कुशल प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा है। वह आदमी अपने बारे में शेखी बघाड़ता है और पूछता है कि क्या उसने उसका नाम सुना है। हालांकि नायक उसे निराश करता है, ये दावा करके कि उसने उसके बारे में कभी नहीं सुना। इससे नेता गुस्से में आ जाता है और अपनी तलवार के साथ आगे बढ़ता है। हमारा लड़का उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि उसकी तलवार एक चोर के लिए थोड़ी सस्ती लगती है। नेता गुस्से के जाल को समझ जाता है, लेकिन मानता है कि वह व्यक्ति जितना दिखता है उससे अधिक कुशल है। हमारे नायक के उसके सभी हमलों से बचने के बाद वह इसे उसके दुर्लभ हथियार का श्रेय देने लगता है। वह दावा करता है कि वह एक साहसी है और उसका हथियार उसके लिए केवल सजावट है। सबसे महत्वपूर्ण है उसकी श्रेणी और कौशल। यह तलवार होने के बावजूद वह अभी भी एक नौसिखिया है, क्योंकि वह सिंथेसाइजर क्लास की शुरुआती कवच पहने हुए है। ये समझते हुए कि उसने सब कुछ समझ लिया है, चोर नेता एक कौशल का उपयोग करता है जिससे उसकी तलवारें हवा में उड़ जाती हैं और हमारे लड़के पर हमला करती हैं। हीरो इसे सेंटीपीड तलवार का उपयोग करके रोकता है। आदमी दावा करता है कि हीरो नुकसान में है, क्योंकि वह उसकी श्रेणी और कौन सी कौशल वह उपयोग कर सकता है जानता है। अगर वह उसकी तलवार से छुटकारा पा ले तो वह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। दूसरी ओर उसे यह नहीं पता कि वह उसे अगली बार किस कौशल से हमला कर सकता है। यह सुनकर हमारा लड़का उससे पूछता है कि क्या उसकी क्लास चोर है, क्योंकि वे केवल छुपने की कला का उपयोग कर सकते हैं। यह गुस्सा भड़काने वाला तरीका आदमी पर काम करता है और वह चिल्लाता है कि वह एक समनर है। यह नायक के लिए चीजों को आसान नहीं बनाता, क्योंकि वह जानता है कि अगर आदमी उसकी तलवार चुराने की कला का उपयोग करता है तो उसे हराने में मुश्किल हो सकती है। वह लड़ाई को जल्दी खत्म करने का फैसला करता है। जब दो चोर पीछे से हमला करते हैं तो वह बचने के लिए पलटता है और नेता के कमजोर स्थान पर साफ वार करता है, जिससे उसकी तेज आंखों की कौशल सक्रिय हो जाती है। वह आदमी बेहोश होकर दर्द में चिल्लाते हुए गिर जाता है। हमारा लड़का खेद महसूस करता है और फिर दूसरों को चेतावनी देता है कि अगर वे वही भाग्य नहीं चाहते हैं तो कोबाल्ट पक्षी के पंख सौंप दें। एक चोर सौदेबाजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका साथी नायक की हरकतों को पुकारता है और उस पर प्रतिद्वंद्वी गिल्ड का जासूस होने का आरोप लगाता है। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब और सदस्य लौटते हैं और उसे घेर लेते हैं। नाराज कि किसी ने उनकी गिल्ड पर हमला करने की हिम्मत की। वे बहस करते हैं कि क्या उनका वाइस मास्टर वास्तव में हार गया। कुछ इसे मानने से इनकार करते हैं और नशे जैसी बहानेबाजी करते हैं। अचानक एक आवाज आती है और चोर अपने गिल्ड मास्टर का स्वागत करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जल्दी से घटना की रिपोर्ट करते हैं। हमारा लड़का आदमी को पास आते देखता है और समझ जाता है कि यह गिल्ड का मुखिया है। जब उससे पूछा जाता है कि वह किस गिल्ड से है तो हीरो शांतिपूर्वक कहता है कि वह अकेला आया है और किसी समूह का हिस्सा नहीं है। गिल्ड मास्टर इस विचार पर हंसता है कि एक आदमी ने यह सब अकेले किया और आश्चर्यजनक रूप से उसे गिल्ड में शामिल होने का प्रस्ताव देता है। उप गिल्ड मास्टर को हराने के इनाम के रूप में हमारा लड़का इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वह कहता है कि वह केवल कोबाल्ट पक्षी के पंखों के लिए आया था और दुकानदार और लड़की का बदला लेने का इरादा रखता है। कमजोरों पर हमला करने के लिए गिल्ड को कचरा कहते हुए वह शामिल होने से इनकार कर देता है। यह अपमान गिल्ड मास्टर को क्रोधित कर देता है, जो अपना हथियार निकालता है और उसे चुनौती देता है। नायक शक्तिशाली प्रहार से बचता है जो जमीन को फाड़ देता है और देखता है कि मास्टर गुस्से में बढ़ता है, क्योंकि वह उसे अधीनता में हराने का इरादा घोषित करता है। गिल्ड मास्टर की ताकत देखकर वह जल्दी से समझ जाता है कि यह आदमी कोई साधारण चोर नहीं है। अगला हमला तेजी से आता है और हमारा लड़का मुश्किल से बच पाता है। गिल्ड मास्टर लगातार प्रहार करता रहता है, उसे पीछे हटने के लिए मजबूर करता है, जबकि वह सोचता है कि उसे लड़ाई खत्म करनी होगी इससे पहले कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई कौशल सक्रिय करे। वह आगे बढ़कर प्रहार करने की कोशिश करता है, लेकिन गिल्ड मास्टर पहले वार करता है। हमारा लड़का हमले के नीचे झुकता है, आसानी से बचता है और एक साफ हिट के साथ पलटवार करता है। गिल्ड मास्टर थोड़ा हिल जाता है और खुद से स्वीकार करता है कि उसकी तलवार से एक हल्का प्रहार भी दर्द देता है और उसे ऐसे वार सीधे नहीं लेने चाहिए। फिर नायक की उलझन के लिए गिल्ड मास्टर अपना हथियार हटा देता है। हमारा लड़का सोचता है कि वह क्या योजना बना रहा है, जब तक कि अचानक सब कुछ समझ में नहीं आता। वह आदमी अपनी कौशल का नाम चिल्लाता है और उसके शरीर से शक्ति की लहर फूट पड़ती है। ये पता चलता है कि यह इनफाइट है, एक कौशल जो नंगे हाथों से लड़ते समय 3 मिनट के लिए सभी शारीरिक आंकड़ों को दोगुना कर देता है। गिल्ड के सदस्य गर्व से जयकार करते हैं, जबकि हमारा लड़का समझता है कि वह एक ब्रॉलर का सामना कर रहा है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, गिल्ड मास्टर भयानक ताकत के साथ आगे बढ़ता है और घूंसा मारता है, जिससे दीवार टूट जाती है। जब वह मुश्किल से बचता है, हीरो जल्दी से समझ जाता है कि अगर उन घूंसे में से एक भी लग गया तो उसके लिए सब खत्म हो जाएगा। जब गिल्ड मास्टर फिर से हमला करता है तो वह अपनी तलवार के हैंडल का उपयोग करके सही समय पर पलटवार करता है और अपनी शार्प आई स्किल को सक्रिय करता है। अचानक एक सिस्टम सूचना घातक प्रहार की पुष्टि करती है। गिल्ड मास्टर लड़खड़ाता है, दर्द से उल्टी करता है और एक पराजित जानवर की तरह निर्जीव होकर गिर जाता है। अपने नेता को गिरते हुए देखकर बाकी चोर डर के मारे जम जाते हैं और एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देखते हैं। उनमें से एक अविश्वास में हकलाता है, ये महसूस करते हुए कि जिसने उनके नेता को हराया है वह कोई और नहीं बल्कि वही साहसी है जिसे उसने खबरों में देखा था। समूह एक साथ हाँफता है, अंततः समझते हुए कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति वही नीली आंखों वाला विलक्षण है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। दूसरी ओर नायक पूरी तरह से खोया हुआ दिखता है, ये समझने में असमर्थ कि वे इस तरह क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं। जब वह उन्हें पुकारता है तो उसकी आवाज भी उन्हें और डरा देती है और वे तुरंत भाग जाते हैं जितनी तेजी से वे दौड़ सकते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर
देखकर वह वहीं खड़ा है, उलझन में। वह जीता। वो सोचता है कि वे क्यों भागे जब वे अभी भी संख्या में उससे अधिक थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें उसका नाम कैसे पता था। एक आह भरते हुए वह तय करता है कि इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। गिल्ड मास्टर अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा है, इसलिए वह कोबाल्ट पक्षी के पंख लेता है और चोरी का सामान दुकानदार को वापस करने का निर्णय लेता है। अपना काम खत्म करने के बाद वह अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ता है, जो एक बी रैंक का डंगोनन है, जिसे सिग्रिन फॉल्स के नाम से जाना जाता है। इसकी गुफाओं में गहराई में उसने अभी अभी एक स्तर 35 के बॉस मॉन्स्टर बाफोमेट को हराया है। सिस्टम उसकी जीत की पुष्टि करता है और उसे अनुभव अंक प्रदान करता है। गिरी हुई प्राणी को देखते हुए वह कंधे उचकाता है, महसूस करता है कि यह लड़ाई उस तीव्र लड़ाई की तुलना में बहुत आसान थी जो उसने एक बार साइक्लोप्स के साथ की थी। कालकोठरी छोड़ते हुए वह एक बड़े चौक की ओर बढ़ता है जहां दिव्य देवी की मूर्ति खड़ी है। जैसे ही वह मूर्ति की ओर देखता है, उस पर पुरानी यादों की लहर छा जाती है। किंवदंती के अनुसार मूर्ति को अनलॉक करने से दूसरी छिपी हुई खजाने तक पहुंच मिलती है। इसे परखने का निर्णय लेते हुए वह साइक्लोप्स की आंख और कोबाल्ट पक्षी के पंख निकालता है। वह देखता है कि मूर्ति की बाईं आंख खोखली है, जो आंख के आकार में पूरी तरह फिट होती है, और उसकी पीठ पर एक पंख के लिए एक छोटा सा गड्ढा है। सावधानी से वह दोनों वस्तुओं को उनके सही स्थानों पर रखता है। जैसे ही वह समाप्त करता है, एक प्रणाली संदेश प्रकट होता है, यह घोषणा करते हुए कि दिव्य देवी की इच्छाएं पूरी हो गई हैं। मूर्ति खुशी के आंसू बहाने लगती है, और जैसे ही आंसू एक सुनहरे कप में गिरते हैं, वह कप को देखता है और नई वस्तु का विवरण उसकी आंखों के सामने प्रकट होता है। इसे लूसीफर का हेलो कहा जाता है, एक अज्ञात श्रेणी का खजाना जो पहनने वाले की किस्मत को 100 अंकों से बढ़ाता है और असाधारण मजबूती रखता है। यह अंगूठी 3 विशेष क्षमताएं प्रदान करती है: दूसरों के विचारों और भावनाओं को पढ़ने की शक्ति, एक निष्क्रिय संवेदना जो 3 मील के दायरे में साहसी और राक्षसों के जादू का पता लगाती है, और एक तीसरी रहस्यमय क्षमता जो कुछ शर्तें पूरी होने के बाद ही खुलती है। यह समझते हुए कि यह खजाना कितना दुर्लभ और शक्तिशाली है, वह मुस्कुराता है और समझता है कि इसे प्राप्त करना इतना कठिन क्यों था। वह मूर्ति की ओर वापस देखता है और चुपचाप देवी को उनके उपहार के लिए धन्यवाद देता है। जैसे ही वह प्रभामंडल पहनता है, उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे वह कोई मृत व्यक्ति है जो अभी अभी जीवन में वापस आया है। हालांकि यह रूप उसे मदद कर सकता है, क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचेगा कि वह एक शक्तिशाली रक्षा वस्तु ले जा रहा है। लूसीफर का हेलो प्राप्त करने के बाद वह एस रैंक के डंगोनन माउंट एग्नी की ओर बढ़ता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसकी उत्तेजना कम हो जाती है जब वह दीवार पर एक नोटिस पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डंगोनन इतना खतरनाक है कि केवल 7 या अधिक साहसी लोगों की टीम ही प्रवेश कर सकती है। निराश होकर वह आह भरता है, क्योंकि उसके पास तो टीम भी नहीं है। उसे याद आता है कि एक एस रैंक के डंगोनन में बॉस को हराने के बाद डंगोनन गायब हो जाता है और बाद में 6 महाद्वीपों में कहीं भी यादृच्छिक रूप से फिर से प्रकट होता है। दृढ़ निश्चय के साथ वह खुद को याद दिलाता है कि एक बार जब वह पहले राक्षस राजा को हरा देगा तो उसे एक उपाधि मिलेगी जो उसे दूसरे क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति देगी। उसे जल्दी आगे बढ़ना है, लेकिन उसके विचार पास की आवाजों से बाधित होते हैं जो एक प्रसिद्ध एडवेंचरर की प्रशंसा कर रही हैं, जिसे फ्लेम विजार्ड के नाम से जाना जाता है। आवाज की ओर मुड़ते हुए वह कुछ साहसी लोगों को देखता है और उनमें चुपचाप बैठी एक युवा महिला को नोटिस करता है, फ्रेना एशबेरी, एक 23 वर्षीय स्तर 45 जादूगरनी। उसे देखते हुए उसकी मन पढ़ने की क्षमता सक्रिय हो जाती है, जिससे वह उसके विचारों को महसूस कर सकता है। वह एक एस रैंक डंगोनन में प्रवेश करने के लिए उत्सुक है, लेकिन उसके पास पर्याप्त साथी नहीं है। इस अवसर को देखकर वह अपने आप में मुस्कुराता है, सोचता है कि यह उसके पक्ष में कितनी अच्छी तरह काम करता है। वह जल्द ही जान जाता है कि उसकी टीम ने फिलहाल अलग होने का फैसला किया है, क्योंकि वे किसी और को शामिल नहीं कर सके। मौके का फायदा उठाते हुए वह पास आता है और मदद की पेशकश करता है, सुझाव देता है कि वे उसे अपनी टीम में शामिल होने दें। समूह उसकी ओर मुड़ता है, लेकिन उनकी नजरें उसके सिर के ऊपर तैरते रहस्यमय मृत्यु प्रभा मंडल पर टिक जाती हैं। वह तुरंत समझ जाता है कि वे क्या सोच रहे हैं, लेकिन इसे नजरअंदाज कर देता है। समूह में भूरा बालों वाला आदमी विनम्रता से मना कर देता है, ये समझाते हुए कि उन्होंने फिलहाल हार मानने का फैसला किया है। फिर से अपनी मन पढ़ने की क्षमता का उपयोग करते हुए वह आदमी की विचारशीलता को महसूस करता है, क्योंकि उनकी टीम का एक सदस्य घायल है और अस्पताल में है। स्थिति को समझते हुए हमारा लड़का लड़की की ओर मुड़ता है और उसकी राय पूछता है। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति स्पष्ट करती है कि वह परेशान है। जब वह पूछता है कि क्या उसके पास डंगोनन में प्रवेश करने की कोई व्यक्तिगत वजह है, तो वह इसे टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी भावनाएं उसे धोखा देती हैं। वह महसूस करता है कि वह अपने पिता के बारे में चिंतित है, जो 1 महीने पहले उसी डंगोनन में गायब हो गए थे। यह समझते हुए वह खुद को ठीक से परिचित कराता है, यह कहते हुए कि वह भी जल्द से जल्द एस रैंक डंगोनन में प्रवेश करना चाहता है। उसके नाम का उल्लेख होते ही समूह आश्चर्यचकित हो जाता है। उन्हें याद आता है कि उन्होंने उसके बारे में समाचारों में सुना था, वही जिसने दीक्षा समारोह के दौरान 33 राक्षसों को हराया था। भले ही उस समय वह कमजोर दिख रहा था, उस पल में वह अंततः समझता है कि लोग अक्सर उसे देखकर डर या आश्चर्य से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं। हालांकि लड़की यह जानकर हैरान है कि वह वास्तव में कौन है, फिर भी वह अपनी सतर्कता कम नहीं करती। उसमें कुछ अजीब लगता है, जैसे कि वह उसके विचार पढ़ सकता है। वह ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हों, और यह प्रवृत्ति उसे और भी सतर्क बना देती है। उसकी झिझक को देखकर हमारा लड़का इंतजार करने का फैसला करता है कि क्या वह उसे स्वीकार करेगी। थोड़ी देर के बाद वह आखिरकार उसे शामिल होने की अनुमति देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि अगर वह बेकार साबित होता है तो वह उसे पीछे छोड़ देगी। उसके फैसले के लिए आभारी हमारा लड़का चुपचाप अपनी किस्मत और लूसीफर के हेलो का धन्यवाद करता है कि सब कुछ आसानी से हो गया। समय बीतता है और समूह एस रैंक के डंगोनन में पहुंचता है, जो फटते हुए शिखरों और पिघले हुए लावा की नदियों से भरा होता है। हमारा लड़का सबसे आगे बढ़ता है, चुपचाप शिकायत करता है कि उसे सबसे खतरनाक स्थान दिया गया है। उसके पीछे एक योद्धा लड़की से फुसफुसाता है, ये सुनिश्चित नहीं है कि उसे शामिल करना सही निर्णय था या नहीं।
वह ठंडे स्वर में जवाब देती है कि अगर वह मददगार है तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं तो वह चारे के रूप में काम करेगा। एक लाल बालों वाला युवा व्यक्ति नायक के पास आता है और पूछता है कि क्या वह वास्तव में वही व्यक्ति है जिसके बारे में हर कोई खबरों में बात कर रहा है। असहज महसूस करते हुए वह मानता है कि शायद वही है, हालांकि वह अनिश्चित लगता है। युवा व्यक्ति संदेहपूर्ण दिखता है और नायक उसके चारों ओर अविश्वास को महसूस कर सकता है। एक और भूरे बालों वाला साहसी बातचीत सुनता है और उसे झूठा कहकर उसका मजाक उड़ाता है और उसके सिर के ऊपर चमकते हुए प्रभामंडल का उपहास करता है। निराश होकर वह सोचता है कि वे सभी उसे उसकी उपस्थिति से आंक रहे हैं, बजाय इसके कि वे समझें कि यह वस्तु वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। तभी लूसीफर का हेलो अपनी जादू पहचानने की क्षमता सक्रिय करता है। हमारा लड़का अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा का प्रवाह महसूस करता है। वह जल्दी से समझ जाता है कि कुछ बड़ा आ रहा है, या तो एक राक्षस का हमला या विस्फोट। तेजी से कार्य करते हुए वह समर्थन टीम को तुरंत अपनी सुरक्षा कौशल का उपयोग करने की चेतावनी देता है। भूरे बालों वाला आदमी हिचकिचाता है, स्पष्ट रूप से उसके आदेश देने से नाराज है, लेकिन इससे पहले कि वह और बहस कर सके, ज्वालामुखी जोरदार तरीके से फटता है, पिघले हुए पत्थर और लावा हवा में फेंकता है। एक पल के लिए ढाल वाला आदमी सदमे में जम जाता है, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ, जब तक कि हमारा लड़का उसे झकझोर कर बाहर नहीं निकालता। आदमी अपनी शील्ड स्किल सक्रिय करता है, समूह के चारों ओर एक चमकती हुई बैंगनी बाधा बनाते हुए ठीक समय पर गिरते मलबे को रोकने के लिए। नायक चिंता के साथ दृश्य को देखता है, ये देखते हुए कि कितनी लावा गिर रही है, ये महसूस करते हुए कि उन्हें आगे बढ़ने से पहले विस्फोट के शांत होने का इंतजार करना होगा। अराजकता के बावजूद लड़की पूरी तरह से शांत रहती है, सभी को आश्वस्त करती है कि वे स्थिर रहें और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आगे बढ़ना सुरक्षित न हो। वह शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है और धीरे से एक मंत्र का जाप करती है। जैसे ही शब्द उसके होंठों से निकलते हैं, उसके पैरों के नीचे एक चमकता हुआ जादुई चक्र बनता है और उसके सिर के ऊपर एक विशाल आग का गोला बनने लगता है। वह जादू के पूरी तरह चार्ज होने का इंतजार करती है, फिर अपनी छड़ी उठाकर फायरबॉल को सटीक नियंत्रण के साथ छोड़ देती है। जलती हुई गेंद आगे बढ़ती है, हवा में विस्फोट करती है और एक शक्तिशाली प्रहार में सभी गिरते हुए लावा और चट्टानों को नष्ट कर देती है। कुछ ही पलों में घातक बारिश गायब हो जाती है, जिससे हमारा लड़का उसकी जादू की ताकत से चकित रह जाता है। इससे पहले कि कोई आराम कर सके, जमीन जोर से कांपने लगती है। एक तेज दरार की आवाज गूंजती है जब धरती उनके पैरों के नीचे से फट जाती है। घबराहट फैल जाती है जब लाल बालों वाला लड़का, जिसका नाम आर्थर है, उसके नीचे गिरने लगता है। हीरो तुरंत प्रतिक्रिया करता है, समय रहते उसकी कलाई पकड़ लेता है। वह अपनी पूरी ताकत से खींचता है, युवा व्यक्ति को ऊपर लाने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कर सके, उसके नीचे की जमीन भी धंस जाती है। दोनों एक साथ नीचे अंधेरे खाई में गिर जाते हैं। हवा में गिरते हुए नायक अपनी किस्मत को कोसता है, ये समझते हुए कि इस ऊंचाई से गिरना मौत का कारण बन सकता है। लेकिन जैसे ही वह टकराने के लिए तैयार होता है, उसे कुछ नरम महसूस होता है जो उनकी गिरावट को सहारा देता है। उसकी राहत के लिए उनमें से कोई भी घायल नहीं हुआ है। चारों ओर देखते हुए वह पाता है कि वे एक विशाल नरम बालों वाले चमगादड़ की पीठ पर उतरे हैं, जो एक साधारण चमगादड़ से कम 30 गुना बड़ा है। वह राहत की सांस लेता है, चुपचाप लूसीफर के हेलो को उसकी किस्मत बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता है। हालांकि उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रहती। नरम बालों वाले चमगादड़ का शांत चेहरा गुस्से में बदल जाता है जब उसे एहसास होता है कि दो अजनबी उस पर आ गिरे हैं। नायक तुरंत खतरे को भांप लेता है और उस आदमी को चेतावनी देता है कि वह हट जाए। दोनों प्राणी से उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन चमगादड़ का गुस्सा और बढ़ जाता है। हमारा लड़का जल्दी से आर्थर को समझाता है कि नरम बालों वाला चमगादड़ साधारण राक्षस नहीं है। यह उस पर लगने वाली किसी भी ताकत को अवशोषित करता है, ऊर्जा को बढ़ाता है और इसे एक शक्तिशाली पलटवार के रूप में वापस छोड़ता है। उनके गिरने की ताकत ने शायद इसे और भी अधिक चार्ज कर दिया था, जिससे यह अत्यधिक खतरनाक हो गया है। लड़का अपनी खंजर को कसकर पकड़ता है, लड़ाई के लिए तैयार होता है। जैसे ही चमगादड़ अपना मुंह चौड़ा खोलता है, एक तीखी आवाज हवा में गूंजती है। इससे पहले कि प्राणी एक हिंसक ध्वनि तरंग छोड़ता है जो हर दिशा में चट्टानों के टुकड़े उड़ा देती है। हमारा लड़का तुरंत प्रतिक्रिया करता है, आदमी को खतरे से बाहर खींचता है और उसे सुरक्षा के लिए पीछे फेंक देता है। वह उसे चेतावनी देता है कि अगर वह जीवित रहना चाहता है तो पीछे रहे और गुस्से में भरे जानवर का सामना करने के लिए मुड़ता है। वह आदमी दूर से देखता है, ध्यान देता है कि चमगादड़ के हमले ने आसपास की दीवारों में बड़े बड़े छेद कर दिए हैं। उसे एहसास होता है कि अगर नायक ने उसे पहले धक्का नहीं दिया होता तो वह भी उसी दीवार की तरह कुचल गया होता। राक्षस की शक्ति से हैरान होकर वह सवाल करता है कि क्या इसी प्रकार के राक्षस एस रैंक के डंजन्स में पाए जाते हैं, लेकिन उसकी सोच को एक अचानक तेज सीटी की आवाज से रोक दिया जाता है। वह अपना सिर घुमाता है और अविश्वास में जम जाता है, क्योंकि विशाल नरम बालों वाला चमगादड़ एक ही बार में मरा पड़ा है। बाकी टीम के साथ लड़की अपने जादू पर ध्यान केंद्रित करती है। एक नरम आभा उसे घेर लेती है जब वह जीवन के निशान खोजने के लिए इसका उपयोग करती है। भूरे बालों वाला लड़का पूछता है कि क्या उसने कुछ खोजा है। वह राहत के साथ जवाब देती है कि आर्थर अभी भी जीवित है, लेकिन उसका मन हमारे लड़के पर ही रहता है। वह याद करती है कि कैसे उसने सबसे पहले ज्वालामुखी विस्फोट को महसूस किया था और कैसे उसने उस आदमी को बचाने के लिए खुद को जोखिम में डाला था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती है, उतना ही वह यह सोचने लगती है कि वह वास्तव में कौन है और उसके पास किस तरह की शक्ति है। बाकी टीम अपने अगले कदमों पर चर्चा करने लगती है। लड़की तर्क करती है कि लाल बालों वाले लड़के की ओर खोज करने से उनकी ताकत खत्म हो सकती है। इससे पहले कि वे राक्षस राजा का सामना करें, उनका मुख्य लक्ष्य उसे हराना और भूमि में अस्थायी शांति लाना है। वह उन्हें आश्वस्त करती है कि वह आदमी उसका छोटा भाई है और वह अपने आप ठीक रहेगा। वह अपनी चिंता को शांत स्वर में छुपाती है, चुपचाप उसके और अपने पिता के सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती है। इस बीच गहराई में हीरो को आर्थर से पता चलता है कि समूह की नेता उसकी बहन है और उनके लापता पिता इसी काल कोठरी में गायब हो गए थे। स्थिति को समझते हुए वह पूछता है कि क्या वह व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए शांत है और निर्णय लेता है कि अब आगे बढ़ने का समय है। लाल बालों वाला व्यक्ति उनका अनुसरण करता है, हालांकि दिशा को लेकर भ्रमित है, यह बताते हुए कि राक्षस राजा की गुफा
पहाड़ के ऊपर है। हीरो उसकी ओर देखता है और उसे सीधे कहता है कि वर्तमान स्तर पर राक्षस राजा का सामना करना निश्चित मृत्यु होगी। इसके बजाय वह आर्थर को निचले क्षेत्रों में ले जाने का निर्णय लेता है जहां कमजोर राक्षस घूमते हैं, ताकि वह पहले मजबूत हो सके। वह व्यक्ति उलझन में महसूस करता है, लेकिन जानता है कि वह सही है। वह अपनी मुठ्ठियां भींचता है, मजबूत बनने के लिए दृढ़ संकल्पित। जल्द ही वे एक बड़े खुले क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां आग जैसी लाल चिड़ियाओं भरी हुई है। वह जल्दी से समझ जाता है कि ये जीव मुलायम बालों वाले चमगादड़ से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं, जिस पल से उन्होंने पहले लड़ाई की थी, और एक साथ उनके झुंड का सामना करना आत्महत्या हो सकता है। हालांकि हमारे लड़के की कुछ और योजनाएं हैं। बिना कुछ कहे वह अपनी तलवार को कसकर पकड़ता है और आगे बढ़ता है। उसकी तलवार एक बार चमकती है, साफ और सटीक, और तुरंत एक आग के पक्षी का सिर काट देती है। बाकी झुंड गुस्से में चीखता है और उसकी ओर झपटता है, लेकिन वह उन्हें बिना किसी कठिनाई के एक के बाद एक काट देता है। लाल बालों वाला लड़का केवल आश्चर्य में देख सकता है, यह महसूस करते हुए कि नायक कितना जबरदस्त ताकतवर है। लेकिन उसकी प्रशंसा ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि अचानक गर्मी का एहसास उसे चेतावनी देता है कि खतरा पीछे है। वह समय पर घूमता है और देखता है कि एक आग का मुर्गा सीधे उसकी ओर आ रहा है। उसकी चोंच आग से चमक रही है। स्वाभाविक रूप से कार्य करते हुए वह एक तरफ कूद जाता है। मुश्किल से आग के हमले से बचते हुए प्राणी चूक जाता है और गुस्से में वापस घूमता है। बिना झिझक के वह आदमी एक तीर निकालता है, क्योंकि वह जानता है कि नजदीक से लड़ना खतरनाक है। तीर राक्षस के गले को भेदता है और यह चिंगारियों के विस्फोट के साथ जमीन पर गिर जाता है। वह गर्व से मुस्कुराता है, अपनी आत्मविश्वास को लौटता हुआ महसूस करता है। जब वह हमारे लड़के की जांच करने के लिए मुड़ता है तो दृश्य उसे चौंका देता है। दर्जनों आग के पक्षी जमीन पर बिखरे पड़े हैं, निर्जीव, और वह सबके बीच में खड़ा है, आराम से एक भुना हुआ ड्रमस्टिक चबाते हुए। वह मुस्कुराता है और उसे एक देता है, यह कहते हुए कि यह फायरबर्ड का मांस है जो तले हुए चिकन जैसा स्वाद देता है। आदमी अविश्वास में देखता है। यह सुनिश्चित नहीं है कि उसे इसे छूना भी चाहिए या नहीं, खाने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन नायक आनंद के लिए नहीं खा रहा है। अंदर ही अंदर वह अपनी किस्मत को कोसता है, ये समझते हुए कि उसे पूरा सुधार प्रभाव पाने के लिए इनमें से 50 खाने होंगे। तभी उसकी मना सेंस स्किल सक्रिय हो जाती है, उसे चेतावनी देती है कि एक बड़ी ऊर्जा लहर तेजी से आ रही है। वह सख्त हो जाता है। बुरे समय पर बड़बड़ाते हुए वह ऊपर देखता है और एक विशाल स्तर 45 सलामेंडर को उनकी ओर रेंगते हुए देखता है। हमारा लड़का तुरंत उस राक्षस को पहचान लेता है। यह माउंट अग्नि का मध्य स्तरीय बॉस है, सलामेंडर। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, उसके पेट में तेज दर्द होता है और वह उल्टी कर देता है। उसके आंकड़े 30% तक तेजी से गिर जाते हैं। जैसे ही वह ऊपर देखता है, सलामेंडर अपनी विशाल पूंछ उसकी ओर घुमाता है। वह बच जाता है, लेकिन हमला जमीन पर जोर से लगता है, जिससे वह दीवार से टकरा जाता है। वह जल्दी से उसकी जांच करता है और वह उसे आश्वस्त करता है कि वह ठीक है। वह लाल बालों वाले को कहता है कि वह रास्ते से हट जाए, जबकि वह राक्षस से निपटता है। प्राणी की धीमी हरकतों को देखते हुए वह मजाक करता है कि शायद उसने भी कुछ खराब खा लिया है। फिर सलामेंडर हड्डियां उगलता है और हमारा लड़का समझ जाता है कि वे मानव अवशेष हैं। वह आदमी पास में पड़ी तलवार को देखता है और सदमे में जम जाता है। हीरो मुस्कुराता है, सुझाव देता है कि वे लड़ाई को जल्दी खत्म कर दें, इससे पहले कि वे दोनों फिर से उल्टी करने लगें। जब आदमी तलवार और फटे कपड़ों को अपने पिता का पहचानता है तो गुस्सा उस पर हावी हो जाता है। सिस्टम नायक को सचेत करता है कि आर्थर की हत्या की मंशा तेजी से बढ़ रही है। उसका चेहरा गुस्से में मरोड़ खाता है जब वह अपना हथियार निकालता है और सलामेंडर पर हमला करता है, चिल्लाते हुए कि वह अपने पिता का बदला लेगा। हमारा लड़का उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे चेतावनी देता है कि वह अकेले नहीं लड़ सकता, लेकिन सलामेंडर पहले हमला करता है, उसे फिर से उड़ा देता है। वह आदमी पीछे हटने से इनकार करता है और प्राणी को मारने की कसम खाता है। हीरो उसे पकड़ता है, चिल्लाते हुए कहता है कि वह रुक जाए, इससे पहले कि वह खुद को मरवा ले। वह उसे याद दिलाता है कि यह राक्षस उसके स्तर से बहुत ऊपर है और यहाँ मरने से केवल उसके परिवार को दर्द होगा। वह आदमी अंततः रुकता है, स्वीकार करता है कि वह उस प्राणी को माफ नहीं कर सकता जिसने उसके पिता को मारा, और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। फिर सिस्टम हीरो को सूचित करता है कि वह व्यक्ति खुद को कमजोर होने के लिए दोषी ठहरा रहा है। दुखी होकर वह चिल्लाने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वह प्रेरणा कौशल और अपनी सूची में क्या है का उपयोग कर सकता है। वह व्यक्ति अपनी वस्तुओं की सूची देता है, कुछ उपचार, औषधियां, एक धनुष, तीर और नरम बालों वाली बल्ले की फर। यह समझ नहीं पाता कि यह वहां कैसे आया। नायक मुस्कुराता है और समझाता है कि यह एक शिकारी की छिपी हुई क्षमता का हिस्सा है। हालांकि वह आगे नहीं समझाता और इसके बजाय उसे योजना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है। वह अपनी रणनीति बताता है, आत्मविश्वास से भरा कि यह काम करेगी। वह आदमी ध्यान से सुनता है और वे दोनों तैयारी करते हैं। हमारा लड़का सलामेंडर का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है, उसके समर्थन बफ की मांग करता है। आदमी अपनी प्रेरणा कौशल को सक्रिय करता है, बिजली को बुलाता है जो नायक के चारों ओर लिपट जाती है और प्रणाली बफ की घोषणा करती है। उसकी ताकत और फुर्ती 5 मिनट के लिए 30% बढ़ जाती है। फिर वह उसे मुलायम बालों वाले चमगादड़ की फर देता है, जिसे वह तुरंत इस्तेमाल करता है, खुद को अधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए। वह सलामेंडर की ओर दौड़ता है, ये देखते हुए कि इसका एचपी बहुत बड़ा है और सामान्यतः इसे हराने के लिए पूरी टीम की आवश्यकता होती है। उसकी पहली वार साफ तरीके से लगती है, जिससे सेंटीपीड का जहर राक्षस के शरीर में फैल जाता है। वह आदमी दूर से उसका समर्थन करता है, तीर चलाता है जो सलामेंडर की आंखों के बीच में लगता है, जो कमजोर बिंदु हमारे नायक ने पहचाना था। लड़ाई जारी रहती है। जल्द ही राक्षस तीरों से ढक जाता है, लेकिन फिर वह गरजता है और क्रोध मोड में प्रवेश करता है। सिस्टम उन्हें चेतावनी देता है कि इसके आंकड़े आसमान छू गए हैं। वह आदमी जहां खड़ा है वहां से गर्मी महसूस करता है, ये समझते हुए कि लड़ाई कितनी खतरनाक हो गई है। इसके बजाय पीछे हटने के हमारा लड़का राक्षस की बढ़ी हुई शक्ति का उपयोग उसके खिलाफ करने की योजना बनाता है।
है। वह फिर से नरम बालों वाले चमगादड़ के फर पर वार करता है, बिजली का विस्फोट करता है और महसूस करता है कि सलामेंडर का कमजोर बिंदु उसके सामने के पैरों में स्थानांतरित हो गया है। आर्थर एक पैर पर तीर चलाता है जबकि हीरो दूसरे पर हमला करता है, अपनी शार्प आई स्किल को सक्रिय करता है और भारी नुकसान पहुंचाता है। राक्षस कमजोर हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे इसे खत्म कर सकें, सलामेंडर पुनर्जीवित होने लगता है। तीरंदाज घबरा जाता है, ये समझते हुए कि अगर यह पूरी तरह से ठीक हो गया तो वे समय पर इसे हरा नहीं पाएंगे। वे हार जाएंगे जब तक कि वे अभी लड़ाई खत्म नहीं कर देते। वह जल्दी से अपनी धनुष को फिर से लोड करता है और संकेत देता है कि वह तैयार है। हीरो सिर हिलाता है और लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही सलामेंडर उस पर झपटता है, वो उसके सिर पर वार करता है, फिर नरम बालों वाले चमगादड़ के फर को हवा में उछालता है और तीरंदाज को निशाना साधने के लिए कहता है। वह आदमी सावधानी से निशाना लगाता है और एक तीर चलाता है, जिससे फर सीधे सलामेंडर के खुले मुंह में चला जाता है। एक पल के लिए कुछ नहीं होता और उसे चिंता होती है कि योजना विफल हो गई। हमारा लड़का उसे शांतिपूर्वक इंतजार करने और 3 तक गिनने के लिए कहता है। जैसे ही वह समाप्त, गिनती खत्म होते ही राक्षस के मुंह के अंदर एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसके शरीर को पूरी तरह से चीर देता है। मुलायम बालों वाले चमगादड़ के फर में एक छिपी हुई क्षमता होती है। यह हमलों को अवशोषित करता है और उन्हें 3 गुना शक्ति के साथ वापस छोड़ता है। विस्फोट के तुरंत बाद सिस्टम उसे चेतावनी देता है कि उसकी शक्ति बढ़ाने वाली क्षमता समाप्त होने वाली है। वह ऊपर देखता है, राहत महसूस करता है कि उन्होंने समय पर लड़ाई खत्म कर ली। वे दोनों चुपचाप चट्टान के किनारे पर इंतजार करते हैं। नायक उस व्यक्ति के विचार नहीं सुनना चाहता, इसलिए वह थोड़ी देर के लिए लूसीफर का प्रभामंडल हटा देता है। थोड़ी देर बाद बहन बाकी समूह के साथ पहाड़ की चोटी पर पहुंचती है। जैसे ही वह अपने छोटे भाई को देखती है, वह उसकी ओर दौड़ती है, पूछती है कि क्या वह ठीक है। लेकिन जैसे ही वह करीब आती है, वह उसके हाथ में तलवार देखती है, उनके पिता की तलवार, और उसकी अभिव्यक्ति चिंतित हो जाती है। भाई कांपती आवाज में समझाता है कि उसने तलवार और उनके पिता के कपड़े दोनों को सलामेंडर के पेट के अंदर पाया। ये सुनकर वह उसे कसकर गले लगाती है, कहती है कि वह बस शुक्रगुजार है कि वह अभी भी जीवित है और उसने जो कुछ भी कर सकता था किया। लेकिन उसका भाई जोर देता है कि दिन बचाने वाला वह नहीं था, वह हमारा हीरो था। सभी का ध्यान हमारे लड़के की ओर जाता है जो पास में चुपचाप एक कब्र खोद रहा है। ये समझते हुए कि वह क्या कर रहा है, बाकी समूह मदद के लिए शामिल हो जाता है। मिलकर वे तलवार और कपड़ों को एक प्रतीकात्मक विदाई के रूप में दफनाते हैं। बहन और उसका भाई कब्र के सामने घुटनों के बल बैठकर अपने पिता के लिए चुपचाप प्रार्थना करते हैं। उन्हें देखते हुए उसके अपने अतीत की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वह भावुक हो जाता है। बाद में वह हमारे लड़के को उसके द्वारा किए गए सब कुछ के लिए दिल से धन्यवाद देती है। वो बस इतना कहता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया और उसका भाई अपनी ताकत के कारण बच गया। लेकिन लड़का असहमत है, कहता है कि वह अपनी सीमाओं को अच्छी तरह से जानता है और समझता है कि वह उसके बिना जीवित नहीं होता। सैलामेंडर को मारने से लेकर उसकी जान बचाने तक यह सब उसने संभव किया। वह जोड़ता है कि उसकी अद्भुत ताकत के बारे में सभी अफवाहें सच थीं। हमारा लड़का प्रशंसा को टालते हुए उन्हें याद दिलाता है कि उनका असली दुश्मन दानव भगवान एस अभी भी बाहर है और उसे हराना जरूरी है। लड़की कसम खाती है कि वह उस दुश्मन को राख में बदल देगी। समूह फिर ज्वालामुखी की चोटी की ओर चढ़ाई जारी रखता है। रास्ते में राक्षस उन पर हमला करते हैं, लेकिन वह अपने जादू से उन्हें उड़ा देती है, जबकि नायक तेजी से उन पर वार करता है जो बहुत करीब आ जाते हैं। अंततः वे आग उगलती चोटी पर पहुंचते हैं। जब वे चारों ओर देखते हैं, ये सोचते हुए कि दुश्मन कहाँ है, ज्वालामुखी अचानक फट पड़ता है। आग की लपटों से एक विशाल भयानक प्राणी उठता है, स्वयं दानव भगवान। एक गगनभेदी गर्जना के साथ राक्षस साहसिकों का मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वे यहाँ तक सिर्फ मरने के लिए आए हैं। खतरा भांपते हुए हमारा लड़का चिल्लाता है कि सब पीछे हट जाएं, चेतावनी देता है कि इसका पहला हमला आग की सांस होगा। लड़की तुरंत सबको उसके नेतृत्व का पालन करने का आदेश देती है। वे सब पीछे हट जाते हैं सिवाय नायक के, जो स्थिर खड़ा रहता है प्राणी का सामना करते हुए। वह उसे हिलने के लिए चिल्लाती है, लेकिन इससे पहले कि वह हिलता, दानव स्वामी एक लहर जलती हुई आग की छोड़ देता है। लपटें क्षेत्र को घेर लेती हैं और शील्ड वाला लड़का मुश्किल से एक अवरोध बना पाता है ताकि दूसरों की रक्षा कर सके। भाई घबराहट में चिल्लाता है, डरते हुए कि हमारा नायक जिंदा जल गया है। राक्षस हंसता है, ये विश्वास करते हुए कि उसकी हड्डियां भी नहीं बची होंगी। लेकिन जैसे ही धुआं साफ होता है, मेरा आदमी अभी भी खड़ा है, पूरी तरह से सुरक्षित। सभी हैरानी से देखते हैं। राक्षस जानना चाहता है कि वह इतनी तीव्र गर्मी से कैसे बच गया, जबकि हमारा लड़का उसके सामने खड़ा होकर मजाक करता है कि यह तो इतना गर्म भी नहीं था। वह इस हमले से बचने में केवल इसलिए सफल हुआ क्योंकि उसने पहले उन सभी आग के पक्षियों को खाकर आग प्रतिरोध बफ प्राप्त किया था। यह देखकर राक्षस प्रभु मुस्कुराता है, स्वीकार करता है कि वह वास्तव में एक दिलचस्प इंसान है। वह आदमी राहत की सांस लेता है, आभारी है कि उसका दोस्त जीवित है, जबकि उसकी बहन अविश्वास में देखती है, यह जानते हुए कि ऐसा हमला किसी साधारण व्यक्ति को राख में बदल सकता था। हमारा लड़का मुस्कुराता है क्योंकि वह सोचता है कि आग के पक्षी का 50 टुकड़े खाने से आपको 7 मिनट के लिए आग से प्रतिरोध मिलेगा। हालांकि यह भी सभी नुकसान को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए उसकी सेहत लगभग खत्म हो गई है। इसका यह भी मतलब है कि उसकी फुर्ती काफी बढ़ गई है। राक्षस मनोरंजनित होकर कहता है कि बहुत समय हो गया है जब उसे ऐसा मनोरंजक प्रतिद्वंद्वी मिला है और वह लड़ाई के लिए तैयार होता है। ये एक और गर्मी की लहर छोड़ता है और हवा असहनीय रूप से गर्म हो जाती है। क्षेत्र में सभी साहसी लोगों को एक जलने की स्थिति मिलती है जो हर सेकंड उनकी सेहत को कम करती है। लड़की चिल्लाती है कि सब लोग चट्टानों के पीछे छिप जाएं, इससे पहले कि वे जिंदा जल जाएं, और समूह कवर के लिए दौड़ पड़ता है। भले ही उनके पास सुरक्षात्मक उपकरण हैं, गर्मी फिर भी उसे भेदने में सक्षम है। भाई बाहर झांकता है और नायक को देखता है। यह देखकर हैरान है कि वह अभी भी राक्षस प्रभु के सामने इतनी आत्मविश्वास से खड़ा है। हमारा लड़का फिर घोषणा करता है कि वार्म अप खत्म हो गया है और अब दानव राजा के मरने का समय आ गया है। राक्षस जोर से हंसता है, कहता है कि वह किसी भी इंसान जैसा नहीं है जिसका उसने कभी सामना किया है।
वह उसे चेतावनी देता है कि थोड़ी गर्मी सहन कर लेने से ज्यादा आत्मविश्वासी न हो और उसे असली ताकत दिखाने की कसम खाता है। फिर बिना किसी चेतावनी के राक्षस प्रभु नीचे के लावा में कूद जाता है। जमीन कांपती है और कुछ क्षण बाद वह ऊपर की ओर फटता है। एक अचानक हमला करता है। नायक तुरंत प्रतिक्रिया करता है, अपनी तलवार से वार को रोकता है, जिससे सभी स्तब्ध रह जाते हैं। प्रभावित होकर राक्षस राजा फिर से उसकी अद्भुत कौशल की प्रशंसा करता है, उसे एक दिलचस्प मानव कहता है और फिर से पिघले हुए लावा में कूद जाता है। लड़की ध्यान से सुनती है और महसूस करती है कि अब आवाजें जमीन के नीचे से आ रही हैं। हमारा लड़का अपनी आंखें बंद करता है, अपनी इंद्रियों पर ध्यान केंद्रित करता है और जब राक्षस राजा अचानक उसके पीछे से जमीन से बाहर आता है तो वह अपनी जादू पहचानने की क्षमता के कारण बिना किसी गलती के बच जाता है। यहाँ तक कि इस बार राक्षस राजा भी हैरान है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि इस हमले से बचा जा सकता है। वह उसकी तीव्र प्रवृत्ति की प्रशंसा करता है, लेकिन हमारा लड़का शांतिपूर्वक जवाब देता है कि यह उसकी इंद्रियां नहीं है। वो बस जानता है कि वह कौन कौन सी चालें चलने वाला है। मनोरंजन के लिए राक्षस राजा उसे थोड़ी सी किस्मत के कारण घमंडी होने के लिए ताना मारता है, फिर वापस लावा में डूब जाता है। राक्षस अभी भी आत्मविश्वास से भरा है, क्योंकि नायक उसके हमले को महसूस करने के बावजूद पलटवार नहीं कर सका। तानों से थककर हमारा लड़का तय करता है कि अब गंभीरता से लड़ने का समय आ गया है। स्पेल्ड का उपयोग करते हुए, दुश्मन को ट्रैक करने के लिए अपनी डिटेक्शन स्किल का उपयोग करते हुए वह अपनी स्पीड बूस्ट के साथ जवाबी हमला करने और एक क्रिटिकल हिट देने की तैयारी करता है। जैसे ही दानव स्वामी उसके पीछे मैग्मा से बाहर निकलता है, वह ऊंचाई पर छलांग लगाता है और नीचे की ओर वार करता है, एक शक्तिशाली प्रहार करता है। वह पूछता है कि क्या दानव स्वामी अब भी सोचता है कि वह पलटवार नहीं कर सकता। गुस्से में दानव स्वामी गुर्राता है कि वह एक ही वार के बाद बहुत आत्मविश्वासी हो रहा है और उसे एक गंदा इंसान कहता है जो अन्य सभी की तरह केवल उनके मिशन में हस्तक्षेप करता है। हमारा लड़का यह सुनकर थोड़ा भ्रमित है, क्योंकि यह संवाद मूल खेल में नहीं था। राक्षस फिर से मैग्मा में डुबकी लगाता है, लेकिन जब वह फिर से उभरता है तो नायक तैयार होता है और एक और साफ हिट करता है। एक सिस्टम संदेश चमकता है, उसे सूचित करता है कि उसने अपनी शार्प आई स्किल की बदौलत एक क्रिटिकल हिट किया है। राक्षस स्वामी आश्चर्यचकित होकर सोचता है कि वह उसकी हर चाल कैसे भांप रहा है। नायक अंदर ही अंदर मुस्कुराता है, अपने समय पर गर्व महसूस करता है। अचानक उसकी तलवार का जहर असर दिखाने लगता है और राक्षस राजा दर्द से चिल्लाने लगता है। गुस्से में वह हमारे लड़के पर जहर का उपयोग करने और गंदे तरीकों पर निर्भर होने का आरोप लगाता है। मेरा आदमी बस इतना कहता है कि यह एक अच्छा मौका था जिसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास जहर प्रतिरोध नहीं है और वह बस उसकी एक कमजोरी का फायदा उठा रहा है। लड़की चुपचाप देखती है, यह महसूस करते हुए कि यह प्राणी एक साथ कई दलों को मिटा सकता है, फिर भी यह अजीब आदमी अकेला उसके खिलाफ खड़ा है। इस बीच हमारा लड़का राक्षस का मजाक उड़ाता रहता है, उसे एक भी वार करने की चुनौती देता है। राक्षस स्वामी निराशा में गरजता है, जिससे जमीन हिल जाती है। लड़की जल्दी से सभी को पीछे हटने की चेतावनी देती है, क्योंकि गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। उसका भाई खुद को संभालता है और समझता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो वह नायक की मदद नहीं कर पाएगा। दानव राजा एक और विशाल अग्नि हमला करता है, लेकिन हमारा लड़का फिर से बिना किसी नुकसान के खड़ा रहता है। गुस्से में दानव राजा जानना चाहता है कि वह कौन सी क्षमता का उपयोग कर रहा है जिससे वह उसके जादू को पढ़ रहा है, लेकिन मेरा आदमी बस उसका मजाक उड़ाता है, पूछता है कि क्या वह इसे अपनी हार का बहाना बनाएगा। एक व्यंग्य के साथ राक्षस स्वामी कहता है कि भले ही वह एक हमले की भविष्यवाणी कर सकता है, वह क्या करेगा अगर 3 एक साथ हमला करें। इससे पहले कि नायक प्रतिक्रिया कर सके, राक्षस स्वामी 3 समान रूपों में विभाजित हो जाता है। वह चौंक जाता है, क्योंकि यह कुछ ऐसा नहीं था जो उसने कभी खेल में देखा था। सभी 3 आकृतियां लावा में कूद जाती हैं और गायब हो जाती हैं। वह समझता है कि जबकि वह उनकी उपस्थिति महसूस कर सकता है, एक साथ 3 हमलों को संभालना असंभव हो सकता है। अचानक एक राक्षस प्रभु उसके पीछे प्रकट होता है और जोर से वार करता है, जिससे उसका एचपी खतरनाक रूप से कम हो जाता है। एक और हमला करता है, लेकिन वह मुश्किल से बचता है और दर्द के बावजूद चुनौती से एक अजीब रोमांच महसूस करता है। जैसे ही तीसरा राक्षस प्रभु फिर से हमला करने के लिए प्रकट होता है, लड़की फ्रॉस्ट एक्सप्लोजन का जादू करती है, जिससे दुश्मन हमले के बीच में ही जम जाता है। तो चिल्लाती है कि 3 के खिलाफ 1 से लड़ना मुश्किल से ही न्याय संगत है। दानव स्वामी गरजता है, उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, हमारा लड़का एक ही वार में उसकी गर्दन काट देता है। वह लड़की से कहता है कि उन्हें इसे जल्दी खत्म करना होगा, क्योंकि अब केवल 2 बचे हैं। एक राक्षस प्रभु नायक पर हमला करता है, जबकि दूसरा जादूगर लड़की को निशाना बनाता है, गरजते हुए कहता है कि वह दोनों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। दोनों हमलों को रोकते हैं, हमारा लड़का अपनी तलवार से और लड़की अपने जादू से। वह उसके जादू को देखता है और पूछता है कि क्या वह भी बर्फ का जादू कर सकती है। वह मानती है कि वह कर सकती है, हालांकि उसे आग का जादू पसंद है और वह बर्फ का जादू कम ही इस्तेमाल करती है। वह उससे पूछता है कि वह इतनी करीब कैसे आ गई बिना गर्मी से प्रभावित हुए। वह शांतिपूर्वक कहती है कि उसने जलन के प्रभाव को रद्द करने के लिए बर्फ का उपयोग किया, भले ही यह अधिक देर तक नहीं टिकेगा। यह सुनकर वह उसे थोड़ी देर और ऐसा ही करने के लिए कहता है और स्थिर रहने के लिए कहता है। अचानक वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है और एक राक्षस प्रभु को आसानी से मार देता है, सोचते हुए कि उसने पहले जो जहर इस्तेमाल किया था वह पूरी तरह से काम कर रहा है। आखिरी बचा हुआ राक्षस प्रभु फिर से लावा में लौट जाता है। वह जल्दी से लड़की को पीछे हटने का आदेश देता है और बाकी उसे छोड़ने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि वह समझती है, लेकिन वह फिर भी जितना हो सके मदद करेगी। फिर लड़की अपनी सूर्य ज्वाला जादू को सक्रिय करती है और एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो घोषणा करती है कि सूर्य ज्वाला बफ सक्रिय है। उसकी जादू हमला शक्ति को बढ़ाती है और आग प्रतिरोध को 3 मिनट के लिए मजबूत करती है। यह देखकर हमारा लड़का समझता है कि अब उसकी आग प्रतिरोध और भी मजबूत हो गई है। वह समझाती है कि जब तक बफ उस पर है वह अपनी जादू का उपयोग नहीं कर सकती, इसलिए फिलहाल वह इतना ही कर सकती है। इसके बाद वह युद्ध क्षेत्र छोड़ देती है और वह उसे शक्तिशाली जादू के लिए धन्यवाद कहता है। ज्वालामुखी के अंदर राक्षस स्वामी गुस्से में बड़बड़ाता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि एक मानव उसे इस हद तक धकेल सकता है। वह हमारे लड़के को कोसता है, उसे परेशान करने वाला कहता है और कसम खाता है कि जैसे ही वह ठीक होगा वह उन सभी को मार डालेगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, नायक अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। भाई उसे छिपने के लिए चढ़ाता है और पूछता है कि क्या वह लड़ने से
से डरता है। राक्षस राजा उसे ज्वालामुखी के अंदर बिना किसी नुकसान के खड़ा देखकर हैरान है। ये विश्वास नहीं कर सकता कि कोई इंसान इतनी गर्मी में जीवित रह सकता है। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके, हमारा लड़का हमला करता है, उसे एक शक्तिशाली प्रहार से गिरा देता है। ज्वालामुखी उग्रता से फटता है, लावा को हवा में उछालता है, जबकि बाहर सभी अविश्वास में देखते हैं। कुछ क्षण बाद वह विस्फोट से बाहर आता है। राहत से भरकर लाल बालों वाला लड़का उसकी ओर दौड़ता है, पूछता है कि क्या वह ठीक है। दस्ते के एक सदस्य ने तुरंत एक उपचार औषधि के लिए आवाज लगाई। बहन धीरे से मुस्कुराती है, कहती है कि अब उनके पिता की आत्मा आखिरकार शांति से रह सकती है। फिर हमारे लड़के के सामने एक सिस्टम विंडो दिखाई देती है जो उसे सूचित करती है कि उसने राक्षस राजा को हरा दिया है और 8 लाख सोना अर्जित किया है। इसके अलावा उसे एक एस और एक ए रैंक की वस्तु भी मिलती है। ये दोनों दुर्लभ सामग्री हैं, लेकिन यह वह नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। लड़की उसके विचारों को बाधित करती है और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है। उसका भाई स्वीकार करता है कि वे उसके बिना कभी जीवित नहीं रह सकते थे। वह मुस्कुराते हुए कहते हैं कि उन्होंने सबने मिलकर लड़ाई की और यह सिर्फ उनकी जीत नहीं थी। बहन बताती है कि उसे भी कुछ इनाम मिले हैं, लेकिन वह उन वस्तुओं को अपने पास रखने में बुरा महसूस करती है। हमारा लड़का उसे आश्वस्त करता है कि यह ठीक है क्योंकि उसने उसे बफ में मदद की थी। फिर भी लड़की जोर देती है कि पुरस्कार का एक हिस्सा रखे और एक बी रैंक आइटम का उल्लेख करती है जिसे ब्लेजिंग स्टोन कहा जाता है। नायक तुरंत नाम सुनकर उत्साहित हो जाता है और पूछता है कि क्या वह इसे उसके एस रैंक स्टील के पंजों के लिए बदलना चाहेंगी। वह आश्चर्यचकित लगती है कि वह इसे इतनी बुरी तरह से चाहता है, लेकिन वह समझाता है कि ब्लेजिंग स्टोन उसके लिए अधिक कीमती है। ये सुनकर वह इसे बस दे देती है क्योंकि उसे इसकी ज्यादा परवाह नहीं है। हमारा लड़का उत्साह में कूदता है, चिल्लाते हुए कि उसे आखिरकार ब्लेजिंग स्टोन मिल गया। वह उसे जश्न मनाते हुए देखकर शर्मा जाती है। उसी समय उसे लूसीफर के हेलो से एक सूचना मिलती है कि लड़की को उस पर थोड़ा क्रश है। हालांकि कोई उस पर जलता भी है। वह इससे थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब उसके पास ब्लेजिंग स्टोन है और अब समय है ग्राउंड 2 की ओर बढ़ने का। दृश्य बदलकर रॉक बेजन ग्राउंड 1 का केंद्रीय शहर में आता है, जहां हमारा लड़का, जादूगर लड़की और उसका भाई फिर से मिलते हैं। वो बताती है कि उसने और उसके भाई ने अपने पिता की जिम्मेदारियों को संभालने और उनके काम को जारी रखने का निर्णय लिया है। भाई जोड़ता है कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह और भी मजबूत होगा और वह नायक को दिल से सब कुछ के लिए धन्यवाद देता है। हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि वह उस दिन का इंतजार करेगा जब वह दूर चलता है तो वह सोचता है कि आखिरकार उसे ब्लेजिंग स्टोन मिल गया, वह महत्वपूर्ण वस्तु जो केवल ग्राउंड 1 में ही मिल सकती थी। यह सब उसके पिछले यादों के कारण था, लेकिन उसके पास बहुत सारा भाग्य भी था। पहले ही घर पैसे भेज चुके हैं। वे अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल पर 2 साहसी उसे देखते हैं। एक जोर से सोचता है कि क्या वह वही व्यक्ति है जिसने दानव प्रभु को हराया था, लेकिन दूसरा हंसते हुए कहता है कि उसकी गियर तो शुरुआती उपकरण जैसी दिखती है। उसी समय उसके सामने एक नया सिस्टम विंडो दिखाई देता है जो पूछता है कि क्या वह ग्राउंड 2 पर यात्रा करना चाहता है। वह हाँ दबाता है और जैसे ही उसका शरीर टेलीपोर्ट होने लगता है, साहसी लोग हैरानी से देखते हैं, यह समझते हुए कि उनके सामने का साधारण व्यक्ति वास्तव में वही नायक था जिसने डेमन लॉर्ड को हराया था। एक दर्शक हंसता है और कहता है कि यह सच नहीं हो सकता, जोर देकर कहता है कि दूसरा व्यक्ति सपना देख रहा होगा। फिर दृश्य बदलकर व्यस्त केंद्रीय शहर के ग्राउंड 2 पर जाता है, जिसे सेकंड लाइफ या सिटी ऑफ रेजिंग डिजायर्स के नाम से जाना जाता है। इस शहर में मेरा आदमी सबसे पहले जिस जगह पर जाता है वह है ग्रैंड कैसीनो। बाहर खड़े होने के दौरान उसकी स्क्रीन पर एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जो उसे सूचित करती है कि उसकी छोटी बहन एमिलिया की एक मिस्ड कॉल है। यह जानने के लिए उत्सुक कि वह क्या चाहती है, वह उसे वापस कॉल करता है। वह उसे गर्मजोशी से अभिवादन करती है, लेकिन उसका लहजा जल्दी ही तीखा हो जाता है जब वह पूछती है कि वह कहाँ है और क्या कर रहा है। चिंतित कि वह किसी खतरनाक चीज में शामिल हो सकता है, वह उसे आश्वस्त करता है कि कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अपने मन में वह स्वीकार करता है कि वह अपनी साहसिक जीवन शैली को उससे और उनकी मां से छुपाता है ताकि वे चिंता न करें। वह बात करती रहती है, कहती है कि वह उस पर विश्वास करती है, लेकिन फिर बताती है कि उनकी मां की हालत और खराब हो गई है। यह खबर सुनकर नायक ठिठक जाता है, पास की बेंच पर बैठ जाता है और चुपचाप अपनी मां के इलाज के लिए जितना संभव हो उतना पैसा कमाने की कसम खाता है। पास में 2 साहसी लोग एक आगामी नीलामी के बारे में बात कर रहे हैं। एक पूछता है कि क्या कोई दुर्लभ वस्तुएं सूचीबद्ध हैं और दूसरा हाई एल्फ टीयर्स का उल्लेख करता है। इस वस्तु ने तुरंत हमारे लड़के की रुचि जगा दी। उसे पता है कि हाई एल्फ टीयर्स ऐसे एलिक्सर बनाने के लिए एक मुख्य घटक हैं जो लगभग किसी भी चीज को ठीक कर सकते हैं, शायद उसकी मां की बीमारी को भी। लेकिन वह यह भी समझता है कि ऐसा आइटम अनगिनत धनी बोली दाताओं को आकर्षित करेगा और इसकी कीमत लाखों में हो सकती है। इसे पाना आसान नहीं होगा, लेकिन वह तय करता है कि वह किसी भी तरह से जल्दी से पर्याप्त पैसा कमाने का तरीका खोजेगा। दृश्य एक ई रैंक के कालकोठरी में बदल जाता है जिसे ग्राउंड 2 पर एटर्नल स्नो फील्ड्स कहा जाता है। नायक जानता है कि उच्च रैंक के कालकोठरी को साफ करना पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है। इस निम्न रैंक के कालकोठरी का दौरा करने का कारण थोड़ा अलग है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, वह एक राक्षस से मिलता है जिसका नाम कैशी है। हमारा लड़का अपनी यात्रा के दौरान इकट्ठा किए गए सभी सामान उसे सौंप देता है। राक्षस प्रभावित लगता है और बदले में उसे एक सुनहरा सिक्का देता है। यह सिर्फ एक सामान्य सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि एक ए रैंक आइटम है जो खिलाड़ी द्वारा अर्जित सोने की मात्रा को दोगुना कर सकता है जब वह इसे पकड़े रहता है। सौदे से संतुष्ट होकर हमारा लड़का तुरंत राक्षसों का शिकार शुरू करने का निर्णय लेता है। वह लहर दर लहर साफ करता है, एक बड़ी राशि कमाता है और गर्व से अपनी बढ़ती हुई सोने की शेष राशि को देखता है। सारे शिकार
के बाद वह 12 मिलियन सोना इकट्ठा कर लेता है, लेकिन वह अभी तक नहीं रुका है, इसलिए वह शहर वापस जाने का फैसला करता है। बाद में दृश्य ग्राउंड 2 के एक भीड़-भाड़ वाले भूमिगत क्लब में बदल जाता है, जिसे वह लालच की गुफा के रूप में वर्णित करता है, जहां लोग पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। संदिग्ध माहौल के बावजूद उसे पीछे हटने का कोई कारण नहीं लगता। पास में एक आदमी एक और जीत का जश्न मनाता है, ये दावा करते हुए कि उसकी बदकिस्मती आखिरकार खत्म हो गई है। हालांकि हमारा लड़का उसे अच्छी तरह से देख सकता है, क्योंकि लूसीफर का हेलो उसे दिखा रहा है कि उसने धोखाधड़ी से 10 मिलियन से अधिक सोना कमाया है। ये समझते हुए कि वह आदमी भ्रष्ट और अमीर है, वह तय करता है कि वह सही लक्ष्य है। गंजा आदमी उसे देखता है और मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता है। हीरो बेवकूफ बनने का नाटक करता है और दावा करता है कि वह एक नया खिलाड़ी है, जबकि वास्तव में वह इस गेम की दुनिया में नियमित रूप से आता था। यह सोचकर कि उसे एक आसान शिकार मिल गया है, गंजा आदमी उसे क्वीन ऑफ द कैसीनो नामक एक रूलेट गेम खेलने का सुझाव देता है। वह उसे दाम की राशि चुनने की पेशकश भी करता है, अपनी जीत की लहर में आत्मविश्वास से भरा हुआ। तभी हमारा लड़का डीलर का मन पड़ता है और समझ जाता है कि वह धोखा देने की तैयारी कर रहा है। पता चलता है कि डीलर भी धोखाधड़ी में शामिल है। मेरा आदमी इस स्थिति को मजेदार पाता है, ये सोचते हुए कि यह कैसीनो पिछली बार जब वह यहाँ था तब से बिल्कुल नहीं बदला है। खेल की यांत्रिकी उसे आसानी से याद आ जाती है। क्वीन ऑफ द कैसीनो में डीलर 2 गेंदों को रोलेट बोर्ड पर फेंकता है और प्रत्येक खिलाड़ी 2 नंबर चुनता है। परिणाम इस पर निर्भर करता है कि गेंदें कहाँ गिरती हैं। यदि एक संख्या मिलती है तो खिलाड़ी अपनी शर्त का आधा जीतता है। यदि दोनों मिलती हैं तो इनाम दोगुना हो जाता है। यदि कोई भी संख्या नहीं मिलती तो शर्त बनी रहती है और खेल तब तक जारी रहता है जब तक कोई जीत नहीं जाता। खिलाड़ी एक ही राउंड में एक ही संख्या 2 बार नहीं चुन सकते। मुस्कुराते हुए गंजा व्यक्ति हीरो से उसके नंबर और उसकी शर्त की राशि पूछता है। हमारा लड़का पूरी तरह से शांत रहता है और लाल 36 और काला 10 चुनता है। 10 मिलियन सोने की शर्त लगाता है। गंजा आदमी और डीलर दोनों हैरानी में जम जाते हैं। उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उन्होंने गलत सुना हो। मेरा आदमी उन्हें देखकर वह एक मुस्कान के साथ अपनी शर्त की राशि दोहराता है। जब दोनों जमे हुए होते हैं तो वह उन्हें याद दिलाता है कि अगर वे गेंद के रुकने से पहले अपने नंबर नहीं चुनते हैं तो वे स्वचालित रूप से हार जाएंगे, इसलिए उन्हें जल्दी करनी चाहिए। जैसे ही गेंद घूमती है, डीलर अविश्वास में घूरता है, ये समझने में असमर्थ कि उसने जिस संख्या को लक्षित किया था उसे इतनी सटीकता से कैसे भविष्यवाणी की। इस बीच हीरो बस मुस्कुराता है और उसे अपनी संख्याएं चुनने की याद दिलाता है। गंजा आदमी घबराहट में डीलर से फुसफुसाता है, ये जानने की मांग करता है कि कौन सी संख्या चुननी है। अंदर नायक अपने आप में मुस्कुराता है, अपनी उस कौशल के लिए आभारी है जो उसे सभी की मंशाओं को समझने की अनुमति देती है। वह यह भी जानता है कि डीलर की असली श्रेणी शिकारी है, जिसमें एक विशेष कौशल है जिसे स्नाइप 1 कहा जाता है, जो पूर्ण सटीकता की गारंटी देता है। एक पल बाद गेंद ठीक लाल 36 और काले 8 पर रुकती है, जैसा कि उसने भविष्यवाणी की थी। वह शांति से अपनी जीत का दावा करता है, कहते हुए कि यह उसका भाग्यशाली दिन होना चाहिए। गहराई में वह जानता है कि यह सब एक धोखा है, जहां डीलर पहले से ही अपने कौशल के कारण लक्षित नंबर जानता है और इसे खिलाड़ी को बताता है। हालांकि इस बार यह काम नहीं किया क्योंकि हमारा लड़का जुआ खेलने में अनुभवी था। गुस्से में गंजा आदमी उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाता है और डीलर जल्दी से आरोप का समर्थन करता है। प्रबंधक को बुलाता है। प्रबंधक आता है, 10 मिलियन सोने की शर्त देखकर हैरान होता है और सुझाव देता है कि वे बाहर बात करें। हमारा लड़का तुरंत महसूस करता है कि बातचीत उतनी शांतिपूर्ण नहीं होगी जितनी लग रही है। उसके अंतर ज्ञान सही साबित होते हैं जब गार्ड्स उसकी ओर दौड़ते हैं। बिना हिचकिचाए वह एक मेज उनकी ओर लात मारता है और एक को मुक्का मारकर गिरा देता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है और लोग उसे घेर लेते हैं, एक व्यक्ति उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है और गंजा आदमी चाकू निकाल लेता है। हीरो तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह गंजे आदमी को पकड़ता है और उसे सीधे गोली चलाने वाले पर फेंक देता है, दोनों को गिरा देता है। यह अराजकता देखकर मैनेजर बड़बड़ाता है कि वह उम्मीद से कहीं अधिक परेशानी वाला है। एक कर्मचारी फुसफुसाता है कि यह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने समाचार में बपतिस्मा समारोह का रिकॉर्ड तोड़ा था। यह सुनकर प्रबंधक सख्त हो जाता है, ये महसूस करते हुए कि स्थिति कितनी खतरनाक हो गई है। एक और व्यक्ति जोड़ता है कि अगर यह युवा वास्तव में ग्राउंड 2 पर है तो इसका मतलब है कि उसने पहले ही डेमन लॉर्ड को हरा दिया है। उनके फुसफुसाने से परेशान होकर नायक मांग करता है कि वे समय बर्बाद करना बंद करें और या तो उसे बाहर फेंक दें या खेल जारी रखें। प्रबंधक जल्दी से अपना रवैया बदलता है, उसे झुककर माफी मांगता है कि उसने उस पर आरोप लगाया। बाहर से वह सम्मानजनक होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से वह अभी भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि वह सोचता है कि वह सिर्फ एक नौसिखिया है। प्रबंधक विनम्रता से पूछता है कि क्या कोई तरीका है जिससे वह गलतफहमी की भरपाई कर सकता है। हमारा लड़का एक शैतानी मुस्कान देता है और क्लब में मौजूद सारा पैसा मांगता है। सर, क्या हैरान होकर मैनेजर हकलाते हुए पूछता है कि क्या वह सब कुछ चाहता है। वह पुष्टि करता है और जोड़ता है कि वह नीलामी का निमंत्रण भी चाहता है। जब मैनेजर हिचकिचाता है तो वह उसे बेवकूफ न बनने की चेतावनी देता है। उसे याद दिलाता है कि वह पहले से ही उनकी सारी गंदी चालें जानता है। वह धमकी देता है कि अगर वे मना करते हैं तो वह उन्हें सार्वजनिक सुरक्षा में रिपोर्ट करेगा या उनके व्यवसाय को बर्बाद करने के लिए वापस आएगा। घबराए और पसीने से तरबतर मैनेजर उसे सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर दृश्य सेकंड लाइफ सेंटर के